दोस्तों, किसी भी देश के इतिहास को अगर गौर से देखा जाए तो हमें ये समझ आएगा कि वो इतिहास उस देश में मौजूद नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। किसी देश में आर्थिक उन्नति होगी या कोई देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा, इसमें सबसे बड़ा और अहम किरदार उस देश के नेता निभाते हैं। आज हम अगर किसी भी देश को देखें तो उनके अपने अभी के मुकाम तक पहुंचने में उनके इतिहास में मौजूद रहे नेताओं की बड़ी भूमिका रही होगी। हम आज एक ऐसे ही देश और उनके एक ऐसे नेता के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी पॉलिसियों से उस देश को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है सोवियत रूस। और जिस नेता की यहाँ बात हो रही है उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। ये इतिहास का वो नाम है जिसने पूरी तरह से नेता शब्द की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर लगता था कि इसे तो कोई भी कुचलकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया तो अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश भी उनसे डरने लगे थे। स्टालिन की कहानी एक बहुत ही आम इंसान से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनने तक की है। स्टालिन का नाम आज भी कई लोग बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। रूस में तो इन्हें भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें एक क्रूर या निर्दयी लीडर के तौर पर भी देखते हैं जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। फिलहाल हम आपको इस लीडर के बारे में सब कुछ बताएंगे और इस ऑडियो बुक के जरिए आप ये भी जानेंगे कि कैसे जोसेफ स्टालिन का सफर एक गरीब घर से शुरू होकर सोवियत संघ के तख्त तक जाकर खत्म हुआ। कैसे जिंदगी भर स्टालिन लोगों के बीच उनके दिलो दिमाग पर राज करने की कोशिश में लगे हुए थे और आखिरी वक्त में कैसे उन्हें अकेले इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। जोसेफ ने राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। साथ ही साथ कम्युनिज्म को अगर किसी इंसान ने असलियत में आगे पहुंचाया है तो वो स्टालिन ही है। लेकिन स्टालिन की जिंदगी का एक दूसरा चेहरा भी है जिसमें वो एक कठोर नेता की तरह उभर कर सामने आए थे। एक ऐसा नेता जिसने अपने ईगो के चलते हर उस इंसान को अपने रास्ते से हटा दिया जिसने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की। इस ऑडियो बुक में आप स्टालिन के इस ऐतिहासिक और रोमांचक सफर को जन्म और बचपन। साल 1922 से पहले तक रूस पर राजशाही शासन था। यहाँ पर निकोलस जार नाम के एक राजा शासन किया करते थे। निकोलस की नीतियों के कारण पूरे रूस में गरीबी और भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर फैली थी और इसी रूस के एक दूर दराज के हिस्से में पैदा हुए जोसेफ स्टालिन। स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर सन 1878 में गोरी नाम के एक कस्बे में हुआ था। आज ये कस्बा एक अच्छे खासे शहर में तब्दील हो चुका है और वर्तमान समय में ये शहर जॉर्जिया देश में मौजूद है। उस वक्त जॉर्जिया भी रूस के साथ ही जुड़ा हुआ था। जॉर्जिया में उस वक्त अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस और ज्यूज कम्युनिटी के लोग भी रहते थे। हालांकि स्टालिन का बचपन का नाम स्टालिन नहीं था बल्कि जोसेफ विसारोयोनोविच स्टालिन था और वो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे जो उस वक्त की मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा बच पाए। यहाँ तक कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस वक्त ये हालत केवल उनके परिवार की ही नहीं थी बल्कि रूस में शायद ही किसी इंसान के पास अच्छा खासा पैसा हुआ करता था। केवल वहां का राजा ही एक ऐसा था जिसके पास अपार धन दौलत थी। ऐसे में जनता के मन में उसके प्रति नाराजगी और गुस्से की भावना काफी हद तक भरी हुई थी। स्टालिन के पिता बिसारियन जुगाशविली जूते बनाने का काम किया करते थे। इस काम में शुरुआत में तो उन्हें सफलता मिली, लेकिन बाद में उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा और उनका परिवार पूरी तरह से गरीबी में चला गया। बिसारियन इसी दौरान धीरे धीरे अल्कोहल की चपेट में भी आ गए और अब वो नशे के आदी बन चुके थे। नशे में वो अपनी बीवी और बेटे स्टालिन को भी बहुत मारा करते थे। इन सब हरकतों से परेशान होकर साल 1883 में जब स्टालिन केवल 5 साल के थे तो उनकी मां ने उस घर से निकलने का फैसला लिया और वो अपने बेटे को लेकर इधर उधर भटकने लगी। ऐसे में ये दोनों तब अपने एक फैमिली फ्रेंड के पास पहुंचे और वहां उनकी मां घर की साफ सफाई का काम करने लगी।
स्टेलिन की मां तब तक ये बात समझ चुकी थी कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो उनकी और उनके बेटे की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अपनी खराब हालत के बावजूद उनकी मां ने उन्हें पास में एक चर्च के स्कूल में भर्ती करा दिया। उस वक्त यूरोप के साथ साथ रशिया में भी क्रिश्चियन मिशनरियों का काफी ज्यादा दबदबा था, और इन मिशनरियों से लोगों को एक फायदा ये होता था कि उन्हें अपने बच्चों के लिए महंगे स्कूलों का इंतजाम नहीं करना पड़ता था। लगभग हर शहर में और यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव में भी ऐसे मिशनरी स्कूल खुले होते थे जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। हालांकि इन स्कूलों में ज्यादातर ईसाई धर्म और उससे जुड़ी पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तब भी ये लोग गरीब लोगों के लिए पढ़ाई हासिल करने का सबसे बेहतर जरिया था। स्कूल में स्टैलिन एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट के तौर पर उभर कर आए। पढ़ाई के साथ साथ उनको पेंटिंग और एक्टिंग में भी काफी दिलचस्पी थी। किसी को इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि ये बच्चा जो आज कविताएं लिखता है या पेंटिंग करता है और इसे इतनी एक्टिंग भी पसंद है, वो आगे चलकर एक क्रूर शासक के तौर पर हजारों लाखों लोगों की जानें ले लेगा। स्कूल के दौरान ही स्टालिन को कई सारी सेहत से जुड़ी परेशानियां भी होने लगी थी। उन्हें चेचक की वजह से अपने चेहरे पर निशान झेलने पड़े। साथ ही साथ एक घोड़ा गाड़ी की चपेट में आने से उनके बाएं हाथ में भी उम्र भर के लिए परेशानी हो चुकी थी। बाद में जब वो एक बड़े नेता बन गए तो इन दोनों ही चीजों का ऐतिहासिक तौर पर उनकी प्रोपेगेंडा टीम के द्वारा काफी ध्यान रखा गया। लेनिन के मरने के बाद स्टालिन एक कमजोर नेता के तौर पर न नजर आए, इसलिए उनके फोटो में उनके चेहरे पर से चेचक के निशान हटाए गए और साथ ही साथ उनके बाएं हाथ को भी ठीक कर दिया गया था। इसे दुनिया का पहला फोटो एडिटिंग या फोटोशॉप कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि कैसे इस तरह की चीजें करके स्टालिन एक ताकतवर नेता की छवि बनाकर बैठे थे। साल 1894 में स्टालिन ने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि वो भी एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ही था, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली। इस स्कूल में जाने के बाद वो पढ़ाई में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे और साथ ही साथ कविताएं भी लिखते थे। वो कविताएं देशभक्ति से भरी होती थीं। धीरे धीरे उनकी कविताएं आसपास की जगहों पर काफी फेमस होने लगीं। इन कविताओं को आम लोग गाया भी करते थे। इससे धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि स्टालिन के पास एक विशेष कला है जिसके चलते वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। स्टालिन जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पर उन्हें पादरी बनने की शिक्षा दी जाती थी। वो धीरे धीरे इसमें अपना इंटरेस्ट खो रहे थे और इसके चलते उनके ग्रेड्स भी लगातार गिरने लगे। वो हर चीज पर सवाल खड़ा किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने भगवान पर भरोसा करने से भी मना कर दिया और वो अपने आप को एक नास्तिक कहने और बताने लगे। साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त से अलग अलग प्रार्थना में शामिल होना भी बंद कर दिया था। अगर प्रमुख इतिहासकारों की माने तो स्टालिन के बर्ताव में ये बदलाव अचानक से नहीं आया था। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने उस वक्त स्कूल में एक ऐसा बुक क्लब ज्वाइन किया हुआ था जिस पर प्रतिबंध या रोक लगी हुई थी। वो उस बुक क्लब में अलग अलग तरह के फिलोसफर्स, सोशल थिंकर्स के बारे में पढ़ते थे। इनमें से सबसे ज्यादा जिस लेखक ने उन्हें प्रभावित किया था वो थे निकोलाई चौरानवेस्की। निकोलाई एक क्रांतिकारी समर्थक लेखक थे जो सोशलिज्म की बातें किया करते थे। वो सरकार पर लगातार सवालों से हमला किया करते थे। उस वक्त सरकार के नाम पर रूस में केवल राजा ही थे और उन्हें यानी निकोलस जार द्वितीय को लोगों की कोई खास परवाह नहीं थी। वास्तव में इतिहास को देखें तो लगभग सभी राजा इसी तरह के रहे हैं। यही कारण था कि राजशाही का आखिरकार अंत हो ही गया। स्टालिन ने जब निकोलाई को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें अपने समाज के बारे में और भी जानकारी मिलने लगी और उन्हें यह समझ में आने लगा कि यह गरीबी जो उनके आसपास नजर आ रही है वो गरीबी ऐसी नहीं है कि दूर नहीं की जा सकती। और इस गरीबी के दूर न होने का एकमात्र कारण यह है कि रूस के राजा इसे दूर करने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और यहीं से वो सरकार के खिलाफ हो गए। निकोलाई के बाद स्टालिन जिस बड़े लेखक को पढ़ते थे वो थे कार्ल मार्क्स। अगर आप कम्युनिज्म का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने ही की थी। उनकी किताब
डैश कैपिटल में पूरी कम्युनिज्म की धारणा को विस्तार से बताया गया है कि कैसे कम्युनिज्म के द्वारा लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको कम्युनिज्म के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आज अगर हम हमारे देश में देखें तो हमें पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमें काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। आपकी मोबाइल कंपनी, जिस एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हैं वो कंपनी, इसके अलावा भी अलग अलग कंपनियां जो हम अपने आसपास देखते हैं, उनमें से लगभग सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां होती हैं। इनका मालिक कोई एक इंसान होता है। हालांकि इसके शेयर बाकी लोगों के पास भी होते हैं, लेकिन कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक या हिस्सा किसी एक इंसान या परिवार के पास होता है। यानी कि उस एक इंसान या परिवार के पास उस कंपनी के सारे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन यानी प्रताड़ना बताया है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि ये पैसा जो किसी एक इंसान के पास जमा हो रहा है, उसे आम लोगों में बराबर बांटना चाहिए। इस तरह से एक समाज में गरीब और अमीर के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए मार्क्स ने यह कहा कि हर कंपनी का मालिक सरकार को होना चाहिए और सरकार उन कंपनी से पैसा कमाकर उस पैसे को लोगों में फिर से बांट देगी। अब अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत एक सेमी सोशलिस्ट स्टेट है। यानी कि हमारे यहाँ पर सरकारी कंपनियां भी होती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी बिना किसी रोक टोक के काम कर सकती हैं। अगर आप एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी देश का उदाहरण देखना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। अमेरिका में सरकार के द्वारा लोगों को किसी तरह की मदद नहीं दी जाती है। वहां अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उनके लिए पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। वहीं एक सोशलिस्ट स्टेट में इसके लिए आपको सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। अब अगर आप ऊपरी तौर पर देखते हैं तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि अगर कम्युनिज्म इतना ही बेहतर है तो आखिर ये दुनिया भर में मौजूद क्यों नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि कम्युनिज्म किसी भी देश में प्रैक्टिकल तरीके से आज तक सफल नहीं हो पाया है। कोई भी देश कभी भी पूरी तरह कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बन पाया। इस वजह से आज ज्यादातर लोग कम्युनिज्म की आलोचना या बुराई करते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, जो ये है कि जितने भी कम्युनिस्ट शासक आए हैं उन सब का इतिहास बड़ा ही भयानक रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि उन सब के हाथ खून से रंगे हुए थे। इस वजह से लोग कम्युनिज्म को एक खूनी संघर्ष से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से स्टालिन की जिंदगी की ओर। शुरुआत से ही स्टालिन कम्युनिज्म से काफी प्रभावित हो चुके थे। वो रात में वर्कर्स की मीटिंग अटेंड किया करते थे, जहां उनकी मुलाकात हुई सिल्वर से। सिल्वर जॉर्जिया के एक कम्युनिस्ट ग्रुप का फाउंडर था। स्टालिन को अब उनकी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। साल 1899 में उन्होंने मिशनरी स्कूल को छोड़ दिया और वो फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। वो अब एक नए सफर पर निकल चुका था। तो कैसा रहा होगा स्टालिन का ये अद्भुत सफर, और कैसे एक कविता पसंद इंसान एक क्रूर शासक में तब्दील हो गया, हम ये जानेंगे दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, यानी सुनते रहिए कुकू एफएम। कम्युनिज्म का प्रभाव। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे स्टालिन का रुख धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा था और उन्होंने अपने स्कूल सेमिनार को भी अप्रैल साल 1899 में छोड़ दिया था। इसी साल के अक्टूबर महीने में वो एक ऑब्जर्वेटरी में मीट्रोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने लगे। एक ऑब्जर्वेटरी में स्टालिन अलग अलग तरह के मटेरियल्स की जांच करते थे। उन्होंने उस जगह पर काम करने के दौरान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। वो उनके साथ सीक्रेट मीटिंग भी रखा करते थे, जहां वो उन लोगों को हड़ताल करने के लिए मोटिवेट करते। जब स्टालिन अपनी इन हरकतों से पीछे नहीं हटे तो धीरे धीरे रूस के राजा की सीक्रेट पुलिस को उनकी गतिविधियों के बारे में पता लग गया था। साल 1901 में स्टालिन को पकड़ने की एक नाकाम कोशिश रॉयल पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन स्टालिन उनसे बच निकले और कहीं जाकर छुप गए। उस वक्त तक उनको सपोर्ट करने वाले काफी लोग और उनके दोस्त भी बन चुके थे, इसलिए उनके पास रहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से छुपकर अंडरग्राउंड होने के बाद भी स्टालिन अपने काम में लगातार लगे रहे। स्टालिन ने उस वक्त मई दिवस मनाने की भी घोषणा की।
आपको बता दें कि मई दिवस आज भी हर साल 1 मई को काफी सारे देशों में मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड लेबर डे भी कहा जाता है। ये दिन उन सभी मजदूरों को समर्पित होता है जो समाज और उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। स्टालिन ने काफी महीनों पहले से ही इस बात की योजना बनाई थी कि वो इतिहास का पहला मई दिवस एक प्रदर्शन करके मनाएंगे, और साल 1901 की 1 मई के दिन करीब 3,000 मजदूर रूस के राजा की पुलिस से सीधा भिड़ गए। इसके बाद पुलिस लगातार उनकी खोज में लग चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि ये इंसान आगे चलकर निकोलस जार के लिए खतरा बन सकता है। साल के अंत में स्टालिन को रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का सदस्य बना दिया गया था, लेकिन स्टालिन ये बात जानते थे कि वो केवल किसी संगठन का सदस्य बनकर बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं। उन्हें लोगों से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें ये बात पता थी कि कोई क्रांति केवल तभी संभव हो सकती है जब देश की मेजॉरिटी किसी चीज को करने के लिए साथ हो। तो अगर रूस की ज्यादातर आबादी निकोलस जार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो उनके बाद उन्हें हटाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए स्टालिन जॉर्जिया के एक बड़े शहर बतूमी गए, और वहां पर उन्होंने लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालांकि स्टालिन के एरोगेंट बिहेवियर के चलते लोग उस पर शक करने लगे, क्योंकि वो हर बात पर मारने काटने की बात करते थे। इस वजह से लोगों को लगा कि शायद ये सरकार की ओर से भेजा गया एजेंट है, जो जानबूझकर लोगों से गैर कानूनी काम करवाता है, जिससे पुलिस उन लोगों को उन कामों के लिए आसानी से गिरफ्तार कर सके। यही वजह थी कि स्टालिन के लिए इन लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि राजशाही के अंदर देशद्रोह की सजा बहुत बड़ी थी, और कोई भी इंसान इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता था। स्टालिन को बतूमी शहर के एक स्टोर में नौकरी मिल गई, लेकिन उनका मकसद नौकरी करके घर गृहस्थी संभालना नहीं था। उन्होंने वहां रहकर भी 2 हड़तालों का बंदोबस्त किया। जब उन हड़तालों के लिए लोगों को अरेस्ट यानी गिरफ्तार किया जाने लगा, तो स्टालिन ने एक बहुत बड़े प्रदर्शन के लिए लोगों को बुलाया। उस प्रदर्शन में पुलिस और लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक झड़प हो गई, जिसके चलते 13 आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात का विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्टालिन ने उन लोगों की अंतिम यात्रा के दिन एक और बड़ा प्रदर्शन बुलाया, और इस बार उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया। स्टालिन को पहले बातून की जेल में रखा गया, बाद में उन्हें साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में 3 साल के लिए देश निकाले जाने की सजा सुनाई गई। रूस में राजशाही के दौरान साइबेरिया में देश निकाले की सजा देने का प्रावधान काफी ज्यादा प्रचलित था। इस दौरान साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में लोगों को वहां रहने के लिए भेज दिया जाता था। उन लोगों को भले ही जेल में नहीं रखा जाता था, लेकिन तब भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी, और उन्हें उस ठंड में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाता था। हैरानी की बात यह थी कि ये चलन बाद के समय में भी ऐसा ही चलता रहा। यही वजह थी कि रूस के लोगों के मन में जो सबसे बड़ा डर था, वो इसी साइबेरिया में देश निकाले को लेकर था। स्टालिन वहां एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। उन्होंने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो पहली बार भागकर निकले, तो बीच बीच में ही उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो फ्रॉस्ट ब्राइट का शिकार हो चुके थे। फ्रॉस्ट बाइट बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में होने वाली एक ऐसी समस्या है, जिसके चलते इंसान के हाथ और पैरों की उंगलियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर उन्होंने जूते पहने हों, तो उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि जूतों के अंदर से भी उनका पैर धीरे धीरे गल रहा है। इस फ्रॉस्ट बाइट के कारण स्टालिन के पहले बच निकलने की कोशिश नाकाम हो गई। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद स्टालिन ने अपनी दूसरी कोशिश जनवरी साल 1903 में की, और इस बार वो इसमें सफल भी हो गए। इस तरह वो अपने संगठन के पास लौट आए, और अब उन्होंने एक अलग काम शुरू किया। ये काम उनके लिए एक नया हथियार बनने वाला था, और ये काम था न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। उस वक्त रूस में प्रिंटिंग प्रेस पर सरकार का काफी ज्यादा कंट्रोल था। लोगों को या अखबारों को इस बात की अनुमति नहीं होती थी कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखे, और सरकार के खिलाफ लिखने का नतीजा होता था कि
आपकी न्यूज़पेपर कंपनी तो बंद होगी ही, उनके साथ ही साथ आपको शायद अपनी जान से भी हाथ धोना बैठना पड़े। लेकिन स्टालिन इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्हें पता था कि वो जिस रास्ते पर चल निकले हैं, उस रास्ते पर ऐसी कई सारी चीज़ें उनका पहले से इंतज़ार कर रही हैं, और इस वजह से उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए एक सरकार विरोधी अखबार में को एडिटिंग का काम शुरू कर दिया। स्टालिन धीरे धीरे इस बात की कोशिश करने लगे कि वो अपना एक अलग मूवमेंट यानी आंदोलन शुरू करें, और इस वजह से उन्होंने अपने संगठन के लोगों से कहा कि उन्हें जॉर्जिया के इस आंदोलन को रूस के आंदोलन से अलग रखना चाहिए। इसके साथ ही जॉर्जिया के कम्युनिस्ट मूवमेंट को एक बार के लिए रूस की कम्युनिस्ट मूवमेंट वाले संगठन से अलग हटकर काम करना चाहिए। उस वक्त तक रूस में भी कई सारे कम्युनिस्ट ग्रुप यानी संगठन सामने आ रहे थे। इन सभी संगठनों को ये मानना था कि कम्युनिज्म एक ग्रुप तक सीमित नहीं होना चाहिए, और इस वजह से अलग अलग ग्रुप्स कम्युनिज्म को फैलाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन स्टालिन को ऐसा लगता था कि उन्हें दूसरे संगठनों के साथ नहीं मिलना चाहिए और उनके ग्रुप को एक अलग रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। स्टालिन की इन बातों से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के सदस्य ज्यादा सहमत नहीं हुए, क्योंकि कम्युनिज्म में इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है और इस धारणा को शुरुआत से ही काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि किसी चीज का या आइडियोलॉजी का किसी देश तक सीमित न रहना। वहीं बाकी कम्युनिस्ट मेंबरों की ये विचारधारा थी कि कम्युनिज्म एक देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए और सभी कम्युनिस्ट ग्रुप्स को एक साथ मिलकर काम करने चाहिए। स्टालिन के उस कम्युनिस्ट ग्रुप में एक बड़ा बदलाव ये भी आ गया था कि जब वो साइबेरिया में था, तब उनके ग्रुप के दो हिस्से हो चुके थे। एक हिस्सा वो था जो व्लादिमीर लेनिन को सपोर्ट करता था, जिन्हें बोल्शेविक कहा गया, और दूसरा हिस्सा वो था जो जूलियस मार्टोव का समर्थन करता था, जिन्हें मेनशेविक्स कहा गया। स्टालिन को शुरुआत से ही मेनशेविक में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, और साथ ही साथ आरएसडीएलपी ग्रुप के जिन सदस्यों के साथ स्टालिन की कम बनती थी, वो ज्यादातर मेनशेविक्स ही थे। इन सब कारणों की वजह से स्टालिन व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक ग्रुप की ओर झुक गए। हालांकि बोल्शेविक लोग मेनशेविक की तुलना में संख्या में काफी कम थे, लेकिन तब भी इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला था, और ये बदलाव लाने वाला इंसान था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो रूस से बाहर रहकर भी उनके अंदर की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर चुके थे। वो उस वक्त स्विट्जरलैंड में रहकर अपनी पार्टी के काम को देख रहे थे और वहां अलग अलग कम्युनिस्ट लोगों से भी मिल रहे थे। लेनिन के पास एक पूरा मास्टर प्लान था कि कैसे उसे कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे यूरोप में फैलाना है, और ये एक बड़ा कारण था कि स्टालिन बड़ी ही आसानी से लेनिन की ओर आकर्षित हो चुके थे। एक नए इतिहास का पहला अंक लिखा जा चुका था, और ये था लेनिन और स्टालिन का साथ आना। दो ऐसे शासक जिन्होंने रूस के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या स्टालिन लेनिन को भी उस तरह से प्रभावित कर पाएंगे जैसा उन्होंने बाकी लोगों को प्रभावित किया था, या फिर क्या लेनिन स्टालिन के अंदर के उस नेता को पहचान पाएंगे जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यानी क्रांति का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हो रहा था? हम ये जानेंगे आगे के एपिसोड में, तो बने रहिए कुकू एफएम के साथ। लेनिन के साथ हाथ मिलाना। स्टालिन के अब तक के सफर में हमने जाना कि वो अब धीरे धीरे कम्युनिज्म की विचारधारा की तरफ झुकने लगे थे, और जब उन्हें इस बात का चुनाव करने का मौका मिला कि उन्हें किस कम्युनिस्ट नेता को अपने लीडर के तौर पर चुनना है, तो उन्होंने लेनिन को चुना। इस तरह से स्टालिन बोल्शेविक के साथ जुड़ गए, लेकिन उनके लिए ये चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। कम्युनिज्म उस वक्त तक दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं हो रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि एक कम्युनिस्ट देश आखिरकार कैसा होगा। जहां एक तरफ यूरोप के कई सारे देश पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं एक ऐसी नीति की कल्पना करना जहां पर लोग गरीबी शब्द को बिल्कुल भुलाकर एक दूसरे के साथ बराबरी के दर्जे में रहेंगे, ये बहुत मुश्किल था।
लेकिन स्टालिन को इस विचारधारा के अंदर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़कर इस एक विचारधारा के लिए अपनी सारी जिंदगी देने का फैसला ले लिया था। जब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी यानी RSDLP के अंदर ही अंदर दो अलग अलग टुकड़े हो गए, तब उनमें से एक बना बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। तब स्टालिन लेनिन की ओर झुक गए थे और बोल्शेविक से जाकर मिल गए। अब बारी आती है बोल्शेविक्स की, जो उस वक्त तक इतने ताकतवर नहीं थे कि उन्होंने कैसे रूस में कम्युनिस्ट मूवमेंट को आगे पहुंचाया होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि लेनिन उस वक्त स्विट्जरलैंड में थे और वो वहां पर ही कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इधर स्टालिन साल 1905 तक लगातार हड़ताल करते रहे और लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करते रहे। जनवरी सन 1905 में सरकार ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ऐसी ही एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी और कई सारे विद्रोहियों को जान से मार दिया गया। एक अनुमान के तौर पर करीब 200 से 300 प्रदर्शनकारियों को उस वक्त अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस एक विद्रोह के बाद रूस में एक आग भड़क चुकी थी और यहीं से 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई। उसी साल 1905 के फरवरी महीने में स्टालिन खुद बाकू शहर में थे। उस वक्त वहां आर्मेनिया और अजरबैजान समुदायों के लोगों के बीच हिंसा भड़क चुकी थी और इसमें करीब 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्टालिन ने इस आपसी झगड़े का इल्जाम भी निकोलस जार पर डाल दिया। उसका ये मानना था कि निकोलस जार ने ऐसा इसलिए किया है जिससे वो देश में लोगों को आपस में लड़वा सके और अपनी सत्ता को बचाकर रख सके। उस वक्त आर्मीनियाई और अजरबैजान, इन दोनों समुदायों के लोग स्टालिन की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हालांकि स्टालिन का मकसद इसलिए पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने इन लोगों के मन में कहीं न कहीं राजा के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। उन्होंने जब देखा कि दोनों ही समुदायों के लोग आपस में लड़ना बंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात ठान ली कि वो किसी भी तरीके से उनकी लड़ाई खत्म करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने एक बोल्शेविक बैटल स्क्वाड बनाया और ये स्क्वाड राजा के लोकल पुलिस और सिपाहियों के हथियारों को छीनकर उन हथियारों को अपने इस्तेमाल के लिए रख लेता था। साथ ही साथ स्टालिन ने वसूली का काम भी शुरू कर दिया था। वो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के पास जाते और उनसे प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के नाम पर पैसा लेते। बैटल स्क्वाड के हमले राजा की सेना पर काफी बढ़ चुके थे। हर कुछ दिनों में स्क्वाड किसी न किसी सेना की टुकड़ी पर हमला करता और उनसे हथियार छीनकर फिर से छुप जाता। ऐसा करते करते स्टालिन के बैटल स्क्वाड के पास काफी हथियार जमा हो गए थे और इस दौरान इन हथियारों की मदद से स्टालिन रूस में सरकार के खिलाफ चल रही 1905 की क्रांति को भी सहायता पहुंचा रहे थे। नवंबर 1905 में जॉर्जिया के बोल्शेविक संगठन ने स्टालिन को बोल्शेविक कॉन्फ्रेंस के लिए चुना। ये कॉन्फ्रेंस सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली थी। जब स्टालिन वहां पहुंचे तो वह पहली बार लेनिन की पत्नी से मिले और वहां स्टालिन को पता लगा कि कॉन्फ्रेंस की जगह सेंट पीटर्सबर्ग से बदलकर फिनलैंड में कर दिया गया है। वहां पहली बार उनकी मुलाकात व्लादिमीर लेनिन से हुई। स्टालिन लेनिन को बहुत मानते थे और साथ ही अपना आइडियल या आदर्श भी। उन्हें पता था कि लेनिन ही वो इंसान है जो रूस में बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों में वो लेनिन से असहमत भी थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस असहमति को कभी उनसे छुपाया हो। जब स्टालिन को ये पहली बार पता लगा कि लेनिन का ये मानना है कि आने वाले स्टेट इलेक्शन यानी राज्यों के चुनाव में बोल्शेविक को भी अपना एक कैंडिडेट चुनाव में उतारना चाहिए, लेकिन स्टालिन इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पार्लियामेंट की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ समय की बर्बादी है और इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रूस में राजशाही थी तो भला लेनिन किस तरह के इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे। तो चलिए आपको निकोलस जार द्वितीय के कार्यकाल के दौरान प्रशासन किस तरह से होता था इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल रशियन अंपायर यानी साम्राज्य कई सारे छोटे छोटे और अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना हुआ था।
इसमें जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं वो सबसे बड़ा था। निकोलस जार भी वहीं रहा करते थे, लेकिन जॉर्जिया, साइबेरिया जैसे कई सारे छोटे छोटे देश भी रूसी अंपायर के अंतर्गत आते थे। निकोलस जार द्वितीय ने इन छोटी छोटी जगहों को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन के लिए एक संसद बनाई, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता था। स्टेट ड्यूमा का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त आम लोगों को थी, लेकिन किसी भी इलेक्शन की प्रक्रिया के जरिए राजा के खिलाफ नहीं जाया जा सकता था। यहाँ तक कि अगर किसी स्टेट ड्यूमा का काम राजा को पसंद नहीं आता था, तो उनके पास इतनी ताकत थी कि वो पूरी की पूरी संसद को ही बर्खास्त कर सकता था। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे रशियन एम्पायर की इस बढ़ती संख्या को आसानी से काबू में रखा जा सके और आम लोगों को भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनसे वो चुनाव के बाद सवाल पूछ सकें, क्योंकि राजा के लिए ये संभव नहीं है कि वो हर इंसान की परेशानी का निजी तौर पर समाधान कर सके। ऐसे में स्टेट ड्यूमा के अंदर आम लोग अपने सदस्यों को निर्वाचित करके भेज देते थे और ये उनकी और इलाकों की समस्या को राजा के सामने पेश करते थे। अब अगर राजा को ये समस्या ठीक लगती तो वो उसे हटाने की कोशिश करता, नहीं तो वो बस उसे नज़रअंदाज कर देता था। इस पहली बोल्शेविक कॉन्फ्रेंस के बाद अगले ही साल अप्रैल महीने में स्टालिन ने RSDLP की चौथी मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग स्टॉकहोम शहर में रखी गई थी। ये स्टालिन की रशियन अंपायर से बाहर की पहली यात्रा थी। इस दौरान RSDLP में मेजॉरिटी मेंशेविक लोगों की थी और उन्होंने ये वोट करके डिसाइड किया कि वो लूटपाट मचाकर पैसे और हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। आपको यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि बोल्शेविक और मेंशेविक विचारधारा से भले ही एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हों, लेकिन तब भी वो एक ही संगठन का हिस्सा हुआ करते थे और वो था RSDLP। लेनिन और स्टालिन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि वो इन चीज़ों को जारी रखेंगे, साथ ही लूटपाट मचाकर पैसे और हथियार जमा करते रहेंगे। इस बारे में संगठन के बाकी लोगों को भनक भी नहीं लगी थी। वहीं इन सब चीज़ों के बीच स्टालिन को अपनी जीवन साथी भी मिल गई। एकातेरिन स्वानित्जे स्टालिन की पहली पत्नी थी। स्टालिन और स्वानित्जे की मुलाकात स्वानित्जे के भाई के जरिए हुई थी। उनका भाई अलेक्जेंडर स्टालिन का एक खास साथी था और उनके जरिए ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी और जुलाई 1896 में स्टालिन ने उससे शादी कर ली। उनके अगले ही साल उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम याकूब था। अब तक स्टालिन एक काफी बड़े नेता बन चुके थे। वो बोल्शेविक में से सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे और एक तरह से देखें तो पूरा बोल्शेविक संगठन उनके ही बताए गए नक्शे कदमों पर चल रहा था। खासतौर पर जॉर्जिया में स्टालिन का एक अच्छा खासा दबदबा था। उन्होंने 5वीं RSDLP मीटिंग में भी हिस्सा लिया जो लंदन में रखी गई थी। वहां से वापस आने के बाद स्टालिन फिर से अपने स्क्वाड के साथ मिलकर हथियारों की लूटपाट में लग गए और इस बार उन्होंने इंपीरियल बैंक की ओर जाने वाले पैसे के एक काफिले पर हमला करके उसे लूटने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपने आदमियों या साथियों द्वारा बनाए गए हथियारों और बारूदों का इस्तेमाल किया। पुलिस, सेना और स्टालिन के बोल्शेविक क्रांतिकारियों के बीच हुई उस पूरी मुठभेड़ में करीब 40 लोग मारे गए थे। लेकिन खास बात यह थी कि इसमें से एक भी बोल्शेविक नहीं था। सबके सब राजा के सैनिक और पुलिस वाले थे। स्टालिन के हाथों एक बहुत बड़ी कामयाबी लग चुकी थी। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख रूबल यानी रूस की करेंसी उन लोगों ने लूट ली थी। अगर इस पैसे की आज की समय में कीमत निकालें तो ये करीब करीब 21 करोड़ रुपए निकल कर आती है। ये एक बहुत बड़ी रकम थी और जैसी कि उम्मीद थी इसकी बात पूरे रूस में फैल गई। ऐसे में स्टालिन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाकू शहर में छिपकर रहना पड़ा। वहां पर स्टालिन को मेंशेविक ग्रुप से भी सामना करना पड़ा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेंशेविक ग्रुप का ये मानना था कि उन्हें इस तरह से लूटपाट करके चीज़ों को हासिल नहीं करना है। और जब स्टालिन ने RSDLP के नियमों के खिलाफ काम किया तो मेंशेविक ग्रुप ने यह तय किया कि वो उनको संगठन से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
लोकल आरएसडीएलपी ब्रांच में भी बोल्शेविक के बीच स्टालिन का काफी प्रभाव था। इस वजह से सभी के द्वारा संगठन से बाहर निकाले जाने की बात उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। उस वक्त स्टालिन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन वो मेंशेविक, जो अभी भी आरएसडीएलपी में मेजॉरिटी में थे, और वो उनके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं थे। तो कैसे स्टालिन ने मेंशेविक की इस मेजॉरिटी को खारिज करके अपनी और लेनिन की क्रांति को आगे बढ़ाया और अपने असली मकसद की ओर एक और कदम रख दिया? ये जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। गिरफ्तारी का सिलसिला। अब स्टालिन लगातार एक नेता के तौर पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने वाला पूरे आरएसडीएलपी में कोई भी नहीं था। हालांकि मेजॉरिटी अभी भी मेंशेविक के पास ही थी, लेकिन तब भी उनकी पॉपुलैरिटी के आगे वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। लेकिन ये सफर उनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि स्टालिन की पत्नी की टाइफाइड से मौत होने के कारण उनके पास केवल उनका एक छोटा सा बच्चा रह गया था। स्टालिन अब तक इतना समझ चुके थे कि वो अकेले बच्चे की जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को अपनी बीवी के मायके में छोड़कर जाना बेहतर समझा। उन्होंने कुछ महीने पहले ही 2 न्यूज़पेपर एडिट करने शुरू किए थे, जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए छापे जा रहे थे। इस दौरान वो एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का भी हिस्सा बने, जो कि जर्मनी में हुई थी। अपनी बीवी के जाने के बाद स्टालिन ने अपने संगठन को वापस इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिया जो वो पहले किया करते थे। जैसे कि वो अमीर लोगों के घरों पर लूट करते थे और उन्हें मारते थे और उनके पैसे और हथियार ले लिया करते थे। इस दौरान उन्हें कई अमीर घरों के छोटे बच्चों को भी किडनैप करने का मौका मिला, जिससे कि वो फिरौती की रकम जुटा सकें। काफी सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि यही वो वक्त था जब स्टालिन के अंदर से दया और प्यार की भावना पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये वो समय था जब कविता और कला पसंद इंसान एक क्रूर शासक और एक लुटेरे की पहचान हासिल कर रहा था। वहीं काफी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्टालिन पहले से ही ऐसे थे, बस शुरुआत में उनकी असली पर्सनैलिटी पेंटिंग और कविताओं से छुप गई थी। असली स्टालिन तब भी अंदर दबा हुआ था, जिसे अब बाहर उभर कर आने का पूरा मौका मिल चुका था। इसी दौरान स्टालिन और लेनिन को एक और धक्का लगा। वो ये था कि साल 1905 की ये क्रांति असफल हो चुकी थी। रूस में 2 साल से भी ज्यादा समय तक चली ये क्रांति कम्युनिस्ट ग्रुप के लिए काफी नुकसानदायक रही। कम्युनिस्टों के साथ में खेती करने वाले मजदूर, इंडस्ट्री के वर्कर्स, अलगाववादी, मॉस्को शहर की संसद के लोग, चीता रिपब्लिक पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जैसे कई सारे संगठन मिले हुए थे। लेकिन तब भी उस वक्त लोगों के मन में निकोलस जार के लिए गुस्सा इतना नहीं था कि वो उसे गद्दी से हटाकर फेंक दें। वहीं दूसरी ओर इस ग्रुप के पास हथियार भी ज्यादा मात्रा में नहीं थे। इस वजह से उनके सामने रूस की निकोलस जार की सेना का मुकाबला करने में काफी तकलीफ आ रही थी। ऐसा नहीं है कि 1905 की ये क्रांति पूरी तरह से असफल रही थी, क्योंकि जब निकोलस जार द्वितीय ने लोगों के बीच इतनी नाराजगी और असंतुष्टि देखी, तो उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि उसे अब कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अपनी गद्दी को बचा सके। इस क्रांति के बाद ड्यूमा की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे वो लोगों की समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकें। इस पूरी क्रांति के दौरान राजा के लगभग 3,600 सिपाही मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर से लगभग 15,000 लोग मारे गए और 40,000 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। लेनिन और उसका बोल्शेविक संगठन वैसे तो इस क्रांति में सीधे सीधे हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन तब भी क्योंकि ये एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन था, इसलिए उनकी दिलचस्पी इसमें काफी हद तक बढ़ी हुई थी। इस क्रांति के होने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उसी दौरान हुए रूस और जापान के युद्ध में रूस की हार होने के बाद लोगों के बीच एक नए शासक की मांग उठने लगी। हालांकि उस वक्त तक लोग राजा के तो खिलाफ हो चुके थे, लेकिन तब भी वो राजशाही के खिलाफ नहीं थे। ऐसे लोग जो
कम्युनिज्म को राजा के एक विकल्प के तौर पर नहीं देखते थे। इस क्रांति के असफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजा की सेना पूरी क्रांति के दौरान राजा की वफादार रही और जरूरत पड़ने पर उसने आम लोगों पर सरेआम गोलियों की बरसात कर दी। ये भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये क्रांति राजा को पूरी तरह से हटाने में सफल नहीं हो पाई। अपनी गैर कानूनी हरकतों की वजह से मार्च 1906 में स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब वो अपने मकसद में काफी आगे बढ़ चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब पीछे मुड़ने में कोई फायदा नहीं है। स्टालिन ने जेल में ही अपने अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए और बोल्शेविक लोगों को अपने काम करने के लिए रखने लगा। यहाँ तक कि उसे जेल में अगर किसी पर शक होता तो वो अपने ग्रुप के सदस्यों का ये कह दिया करता था कि तुरंत उस इंसान को मार डालो। इस शक की वजह से स्टालिन ने काफी सारे लोगों को मरवा दिया था और अब जेल में उसका ग्रुप काफी बड़ा हो चुका था। स्टालिन की पहुंच को इतना बढ़ते हुए देखकर उसे देश निकाला दे दिया गया था और उसे रूस के एकदम किनारे की एक जगह पर भेज दिया गया, लेकिन वो वहां से भी बचकर निकल गया, एक औरत का भेष बदलकर उस जगह से सेंट पीटर्सबर्ग लौट आया। लेकिन अगले ही साल उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से उसी गांव में वापस भेज दिया गया। उस दौरान स्टालिन के दो अलग अलग औरतों के साथ संबंध भी रहे। पहली औरत थी उनकी मकान मालकिन, जिससे उनको उनका दूसरा बच्चा मिला। फिर जब वो दूसरी जगह पर गया तो उन्होंने एक और औरत के साथ संबंध बनाए, लेकिन इस औरत से उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। एक बार फिर से स्टालिन वहां से भी भाग निकले और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए, लेकिन उसे एक ही साल के अंदर अंदर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले 3 सालों के लिए उसको एक बार और देश निकाला दे दिया गया था। जानकारों का ये मानना है कि निकोलस जार की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने स्टालिन को एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर नहीं देखा। उसने उसे बस एक छोटे मोटे प्रदर्शनकारी की तरह देखा और इस वजह से निकोलस को यह पता भी नहीं था कि ये इंसान उसकी कुर्सी के लिए कभी खतरा बन सकता है। एक वजह यह भी थी कि 1905 की क्रांति के बाद निकोलस जार द्वितीय ये बात समझ चुका था कि वो अब ताकत से लोगों को नहीं दबा सकता है, जिस कारण से स्टालिन को मौत की सजा नहीं दी जा रही थी। इसके बाद अब अगर एक और कारण को देखें जिसकी वजह से स्टालिन को बार बार जिंदा छोड़ा जा रहा था, वो ये था कि स्टालिन लूटपाट, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं में भी शामिल था। इस वजह से ज्यादातर लोग उसे एक चोर लुटेरे की तरह से देखते थे और यही रवैया राजा के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का भी उनके प्रति था। उन्हें लगता था कि ये इंसान बस पैसों के लिए इस तरह की लूटपाट कर रहा है। उन्हें उनके पीछे के मकसद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो इन सब कारणों से स्टालिन हर बार बचकर निकल जा रहे थे। स्टालिन को बार बार मौका मिल रहा था और यही जीवन दान आगे जाकर शायद निकोलस द्वितीय के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था। लेकिन स्टालिन का सफर इतनी जल्दी आसान नहीं होने वाला था। अभी तक निकोलस द्वितीय सत्ता पर पूरी ताकत के साथ बैठा हुआ था और रूस की जनता भी कम्युनिज्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। स्टालिन और लेनिन अब धीरे धीरे सेंट पीटर्सबर्ग में निकोलस द्वितीय को हमेशा के लिए सत्ता से हटाने की कोशिश में लग चुके थे। रूस का इतिहास अब एक नए सिरे से शुरू होने की कगार पर था। रूसी गृह युद्ध और लेनिन का अंत। स्टालिन जब देश निकाले में थे तब पीछे से कम्युनिस्ट कमेटी में काफी सारे बदलाव हो चुके थे। जनवरी 1912 में बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी को प्राग कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद लेनिन और उनके करीबी ग्रेगरी जिनोवीव ने यह फैसला लिया कि वो स्टालिन को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि उस वक्त स्टालिन रूस में नहीं थे, लेकिन तब भी वो इसके लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने ये वादा किया कि वो सारी उम्र सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी बने रहेंगे। लेनिन को स्टालिन की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो जॉर्जिया से थे और वहां के लोगों के बीच पहले से ही राजा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। फरवरी 1912 में स्टालिन ने एक और साप्ताहिक यानी वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया
और इसमें भी उन्होंने एडिटर का काम जारी रखा। इस तरह से लेनिन और स्टालिन ने कई सालों तक लगातार कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को रूस के आम लोगों के बीच पहुंचाया। इससे उन लोगों को धीरे धीरे देश में कम्युनिज्म में एक संभावना नजर आने लगी। मई 1912 में स्टालिन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में उसको एक और बोल्शेविक मिला जिसका नाम था याकोव स्वेडोलोव। याकोव भी स्टालिन की तरह ही कम्युनिस्ट विचारधारा में बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। 2 महीनों के बाद ये दोनों एक बार फिर से भाग निकलने में कामयाब हो गए और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए। थोड़े दिनों तक छुपकर साथ रहने के बाद स्टालिन ने एक बार फिर से एक सरकारी ट्रेन पर हमला करके लूटने की तैयारी की। हालांकि इस कोशिश में उनके सभी साथी पकड़े गए, लेकिन वो इसके बावजूद भी बच निकले। लेनिन के बताए गए सुझाव और राय के आधार पर बोल्शेविक और मेंशेविक इन दोनों ने अक्टूबर 1912 के ड्यूमा इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन चुनावों में 6 बोल्शेविक और 6 मेंशेविक कैंडिडेट्स यानी प्रत्याशी चुनकर आए। इन चुनावों के बाद एक बार फिर से लेनिन और स्टालिन के बीच मतभेद देखने को मिले। लेनिन का मानना था कि बोल्शेविक और मेंशेविक को अलग अलग रहना चाहिए। इससे अलग स्टालिन का ये कहना था कि दोनों ही ग्रुप जब कम्युनिस्ट हैं तो उनके अलग अलग होने से नुकसान हमें ही होने वाला है। स्टालिन और लेनिन के बीच थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, क्योंकि आखिर में उन दोनों का मकसद तो एक ही था। लेकिन लेनिन को स्टालिन से कई गुना ज्यादा कम्युनिज्म के बारे में जानकारी थी। साथ ही साथ लेनिन की पहचान भी स्टालिन से बहुत ज्यादा अधिक थी। इसलिए लेनिन ने स्टालिन से कहा कि वो एक ऐसा आर्टिकल लिखें जिसमें वो रूस के उन समुदाय या ग्रुप को आकर्षित करें जो संख्या में बहुत ज्यादा कम हो। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रूस में मल्टी कल्चरल सोसाइटी होती थी। इसकी वजह से कई सारे समुदाय और संख्या में काफी कम थे। इनको हमेशा ही ऐसा लगता था कि राजा उन्हें वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो वो मेजॉरिटी की जनता को देते हैं। स्टालिन और लेनिन के लिए ये एक ऐसा मौका था जिससे वो इन लोगों को अपने बोल्शेविक क्रांति के लिए अपनी तरफ ला सकते थे। इसलिए स्टालिन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन। ये आर्टिकल मार्च 1913 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया और इसे स्टालिन के आज तक के सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक माना जाता है और यहीं से स्टालिन को अपना नाम मिला। वो जब ये पेपर लिखते थे तो उन्हें एक डुप्लीकेट या दूसरे नकली नाम की जरूरत थी और यहाँ से ही स्टालिन का नाम का जन्म हुआ। रूस में स्टॉल शब्द का मतलब होता है स्टील, इसलिए स्टालिन यानी कि मैन ऑफ स्टील। जब स्टालिन ने देखा कि इस नाम से उसे काफी सम्मान मिल रहा है तो उसने उम्र भर के लिए अपने इस नाम को अपना लिया। स्टालिन और लेनिन की जिंदगी का अगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या अहम पड़ाव कोई रहा होगा तो वो था 1917 में होने वाली रूस की क्रांति। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा अनुमान यह था कि रूस 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध में कूद चुका था और लोगों को इस युद्ध की वजह से आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा और काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब रूस पहले विश्व युद्ध में शामिल हो रहा था उस वक्त स्टालिन को देश निकाला दे दिया गया था। बाद में साल 1916 में वो जब वापस रूस पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी बाकी टीम के साथ कोशिश की कि वो राजा की सेना में जगह बना लें। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया जिससे वो सेना के अंदर फूट या मतभेद डाल सके और उस सेना को राजा के खिलाफ कर सके। लेकिन स्टालिन को सेना में नहीं लिया गया क्योंकि उनके दाहिने हाथ में बचपन की लगी चोट के कारण अभी भी कुछ परेशानी थी। फरवरी की क्रांति साल 1917 की क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। सेंट पीटर्सबर्ग में लोग राजा के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार राजा के साथ उनकी सेना भी पूरी तरह से नहीं खड़ी थी। बोल्शेविक और मेंशेविक भी राजा के खिलाफ इस बार बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे।
निकोलस द्वितीय को ये बात पता लग गई थी कि अब उनके शासन का अंत आ चुका है। इस तरह राजा को गिरफ्तार कर लिया गया और एक खुफिया जगह पर भेज दिया गया। बाद में वहीं पर उन्हें मौत की सजा भी दे दी गई। अब रूस में राजशाही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रूस के केंद्र में रशियन रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आ चुकी थी और साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को भी अब ज्यादा ताकत मिल गई थी। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जो बोल्शेविक और मेंशेविक चाहते थे। उन्हें तो सत्ता पर कम्युनिस्ट सरकार का राज चाहिए था। इसलिए राजा के जाने के बाद भी बोल्शेविक और मेंशेविक रशियन रिपब्लिक को तोड़ने में लगे हुए थे और इस तरीके से अक्टूबर महीने में उनका ये सपना भी पूरा हो गया। रूस में अक्टूबर की क्रांति के दौरान बहुत बड़े स्तर पर गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण रशियन रिपब्लिक को समर्थन देने वाले लोग और बोल्शेविक आपस में भिड़ गए। जहां कई लोगों का यह भी मानना है कि तत्कालीन जर्मनी से भी बोल्शेविक को समर्थन यानी सपोर्ट मिला था। जर्मनी ने उन्हें इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि रूस उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। बोल्शेविक की ओर से व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के अलावा भी कई सारे लीडर्स और कमांडर शामिल थे। अब तक देश की सेना के अंदर भी बोल्शेविकस ने काफी दबदबा बना लिया था और उनकी खुद की एक सेना थी जिसे रेड गार्ड्स कहा गया। उस वक्त उनके साथ खड़े थे करीब करीब 20 से 30,000 रेड गार्ड सैनिक। रशियन रिपब्लिक के सिर्फ 1,000 सैनिकों के आगे हथियारबंद खड़े थे और इतने कम सैनिक रेड गार्ड्स के सामने ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन तब भी रूस में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो अब भी या तो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजशाही की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही कुछ लोग अभी भी रशियन रिपब्लिक में अपना भरोसा कायम रखे हुए थे। साल 1917 से लेकर 1923 तक लगातार सोवियत संघ में बहुत बड़े स्तर पर गृह युद्ध चलता रहा, जिसका अंत बोल्शेविक की जीत के साथ हुआ। 5 साल से भी ज्यादा समय तक चले इस गृह युद्ध में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई और ये लोग केवल बोल्शेविक्स के थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ के लोगों की बात करें तो मौत का आंकड़ा उससे भी कुछ कम नहीं था। करीब करीब 8 लाख लोग जो कि रशियन रिपब्लिक के समर्थन में थे, उन्हें भी इस क्रांति के दौरान मार दिया गया था। नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों को बोल्शेविक्स के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। इस तरह से इस पूरे युद्ध में अगर आम नागरिकों की भी संख्या जोड़ दें तो इसमें करीब 1 करोड़ 2 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। रशियन गृह युद्ध इतिहास का आज तक का सबसे ज्यादा खून खराबे वाला गृह युद्ध रहा था। किसी भी गृह युद्ध में इतने बड़े स्तर पर लोगों की जानें नहीं गई थी जितनी रूस के गृह युद्ध के दौरान गई। जब रूस की ये क्रांति चल रही थी तब स्टालिन भी बोल्शेविक पार्टी में काफी ऊपर की पोजीशन यानी पद पर थे और वो सरकार का हिस्सा भी थे। यहाँ तक कि लेनिन के सबसे करीबी लोगों में स्टालिन का नाम काफी ऊपर आता था। लेनिन से बिना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए केवल 2 ही लोगों को इजाजत थी, एक स्टालिन और दूसरा ट्रोत्स्की, जो लेनिन का बहुत खास था। इसी दौरान लेनिन का लाल आतंक भी अपने चरम पर था, जिसे आम भाषा में रेड टेरर भी कहा जाता है। रेड टेरर के दौरान रूस की रेड आर्मी, लेनिन का अंत। स्टालिन जब देश निकाले में थे तब पीछे से कम्युनिस्ट कमेटी में काफी सारे बदलाव हो चुके थे। जनवरी 1912 में बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी को प्राग कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद लेनिन और उनके करीबी ग्रेगरी जिनोवीव ने यह फैसला लिया कि वो स्टालिन को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाएंगे। हालांकि उस वक्त स्टालिन रूस में नहीं थे, लेकिन तब भी वो इसके लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने ये वादा किया कि वो सारी उम्र सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी बने रहेंगे। लेनिन को स्टालिन की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो जॉर्जिया से थे और वहां के लोगों के बीच पहले से ही राजा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। फरवरी 1912 में स्टालिन ने एक और साप्ताहिक यानी वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया और इसमें भी उन्होंने एडिटर का काम जारी रखा। इस तरह से लेनिन और स्टालिन ने
कई सालों तक लगातार कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को रूस के आम लोगों के बीच पहुंचाया। इससे उन लोगों को धीरे धीरे देश में कम्युनिज्म में एक संभावना नजर आने लगी। मई 1912 में स्टालिन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में उसको एक और बोल्शेविक मिला जिसका नाम था याकोव स्वेडोलोव। याकोब भी स्टालिन की तरह ही कम्युनिस्ट विचारधारा में बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। 2 महीनों के बाद ये दोनों एक बार फिर से भाग निकलने में कामयाब हो गए और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए। थोड़े दिनों तक छुपकर साथ रहने के बाद स्टालिन ने एक बार फिर से एक सरकारी ट्रेन पर हमला करके लूटने की तैयारी की। हालांकि इस कोशिश में उनके सभी साथी पकड़े गए, लेकिन वो इसके बावजूद भी बच निकले। लेनिन के बताए गए सुझाव और राय के आधार पर बोल्शेविक और मेंशेविक इन दोनों ने अक्टूबर 1912 के ड्यूमा इलेक्शन में हिस्सा लिया। इन चुनावों में 6 बोल्शेविक और 6 मेंशेविक कैंडिडेट्स यानी प्रत्याशी चुनकर आए। इन चुनावों के बाद एक बार फिर से लेनिन और स्टालिन के बीच मतभेद देखने को मिले। लेनिन का मानना था कि बोल्शेविक और मेंशेविक को अलग अलग रहना चाहिए। इससे अलग स्टालिन का ये कहना था कि दोनों ही ग्रुप जब कम्युनिस्ट हैं तो उनके अलग अलग होने से नुकसान हमें ही होने वाला है। स्टालिन और लेनिन के बीच थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, क्योंकि आखिर में उन दोनों का मकसद तो एक ही था। लेकिन लेनिन को स्टालिन से कई गुना ज्यादा कम्युनिज्म के बारे में जानकारी थी। साथ ही साथ लेनिन की पहचान भी स्टालिन से बहुत ज्यादा अधिक थी। इसलिए लेनिन ने स्टालिन से कहा कि वो एक ऐसा आर्टिकल लिखें जिसमें वो रूस के उन समुदाय या ग्रुप को आकर्षित करें जो संख्या में बहुत ज्यादा कम हो। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रूस में मल्टी कल्चरल सोसाइटी होती थी। इसकी वजह से कई सारे समुदाय और संख्या में काफी कम थे। इनको हमेशा ही ऐसा लगता था कि राजा उन्हें वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो वो मेजॉरिटी की जनता को देते हैं। स्टालिन और लेनिन के लिए ये एक ऐसा मौका था जिससे वो इन लोगों को अपने बोल्शेविक क्रांति के लिए अपनी तरफ ला सकते थे। इसलिए स्टालिन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था मार्क्सिज्म एंड द नेशनल क्वेश्चन। ये आर्टिकल मार्च 1913 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया और इसे स्टालिन के आज तक के सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक माना जाता है और यहीं से स्टालिन को अपना नाम मिला। वो जब ये पेपर लिखते थे तो उन्हें एक डुप्लीकेट या दूसरे नकली नाम की जरूरत थी और यहाँ से ही स्टालिन का नाम का जन्म हुआ। रूस में स्टॉल शब्द का मतलब होता है स्टील, इसलिए स्टालिन यानी कि मैन ऑफ स्टील। जब स्टालिन ने देखा कि इस नाम से उसे काफी सम्मान मिल रहा है तो उसने उम्र भर के लिए अपने इस नाम को अपना लिया। स्टालिन और लेनिन की जिंदगी का अगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या अहम पड़ाव कोई रहा होगा तो वो था 1917 में होने वाली रूस की क्रांति। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा अनुमान यह था कि रूस 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध में कूद चुका था और लोगों को इस युद्ध की वजह से आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा और काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब रूस पहले विश्व युद्ध में शामिल हो रहा था उस वक्त स्टालिन को देश निकाला दे दिया गया था। बाद में साल 1916 में वो जब वापस रूस पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी बाकी टीम के साथ कोशिश की कि वो राजा की सेना में जगह बना लें। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया जिससे वो सेना के अंदर फूट या मतभेद डाल सके और उस सेना को राजा के खिलाफ कर सके। लेकिन स्टालिन को सेना में नहीं लिया गया क्योंकि उनके दाहिने हाथ में बचपन की लगी चोट के कारण अभी भी कुछ परेशानी थी। फरवरी की क्रांति साल 1917 की क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। सेंट पीटर्सबर्ग में लोग राजा के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार राजा के साथ उनकी सेना भी पूरी तरह से नहीं खड़ी थी। बोल्शेविक और मेंशेविक भी राजा के खिलाफ इस बार बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। निकोलस द्वितीय को ये बात पता लग गई थी कि अब उनके शासन का अंत आ चुका है। इस तरह राजा को गिरफ्तार कर लिया गया
और एक खुफिया जगह पर भेज दिया गया। बाद में वहीं पर उन्हें मौत की सजा भी दे दी गई। अब रूस में राजशाही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रूस के केंद्र में रशियन रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आ चुकी थी और साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को भी अब ज्यादा ताकत मिल गई थी। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जो बोल्शेविक और मेंशेविक चाहते थे। उन्हें तो सत्ता पर कम्युनिस्ट सरकार का राज चाहिए था। इसलिए राजा के जाने के बाद भी बोल्शेविक और मेंशेविक रशियन रिपब्लिक को तोड़ने में लगे हुए थे और इस तरीके से अक्टूबर महीने में उनका ये सपना भी पूरा हो गया। रूस में अक्टूबर की क्रांति के दौरान बहुत बड़े स्तर पर गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण रशियन रिपब्लिक को समर्थन देने वाले लोग और बोल्शेविक आपस में भिड़ गए, जहां कई लोगों का यह भी मानना है कि तत्कालीन जर्मनी से भी बोल्शेविक को समर्थन यानी सपोर्ट मिला था। जर्मनी ने उन्हें इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि रूस उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। बोल्शेविक की ओर से व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के अलावा भी कई सारे लीडर्स और कमांडर शामिल थे। अब तक देश की सेना के अंदर भी बोल्शेविकस ने काफी दबदबा बना लिया था और उनकी खुद की एक सेना थी जिसे रेड गार्ड्स कहा गया। उस वक्त उनके साथ खड़े थे करीब करीब 20 से 30 हजार रेड गार्ड सैनिक। रशियन रिपब्लिक के सिर्फ 1000 सैनिकों के आगे हथियारबंद खड़े थे और इतने कम सैनिक रेड गार्ड्स के सामने ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन तब भी रूस में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो अब भी या तो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजशाही की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही कुछ लोग अभी भी रशियन रिपब्लिक में अपना भरोसा कायम रखे हुए थे। साल 1917 से लेकर 1923 तक लगातार सोवियत संघ में बहुत बड़े स्तर पर गृह युद्ध चलता रहा, जिसका अंत बोल्शेविक की जीत के साथ हुआ। 5 साल से भी ज्यादा समय तक चले इस गृह युद्ध में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई और ये लोग केवल बोल्शेविक्स के थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ के लोगों की बात करें तो मौत का आंकड़ा उससे भी कुछ कम नहीं था। करीब करीब 8 लाख लोग जो कि रशियन रिपब्लिक के समर्थन में थे, उन्हें भी इस क्रांति के दौरान मार दिया गया था। नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों को बोल्शेविक्स के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। इस तरह से इस पूरे युद्ध में अगर आम नागरिकों की भी संख्या जोड़ दें तो इसमें करीब 1 करोड़ 2 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। रशियन गृह युद्ध इतिहास का आज तक का सबसे ज्यादा खून खराबे वाला गृह युद्ध रहा था। किसी भी गृह युद्ध में इतने बड़े स्तर पर लोगों की जानें नहीं गई थी जितनी रूस के गृह युद्ध के दौरान गई। जब रूस की ये क्रांति चल रही थी तब स्टालिन भी बोल्शेविक पार्टी में काफी ऊपर की पोजीशन यानी पद पर थे और वो सरकार का हिस्सा भी थे। यहाँ तक कि लेनिन के सबसे करीबी लोगों में स्टालिन का नाम काफी ऊपर आता था। लेनिन से बिना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए केवल 2 ही लोगों को इजाजत थी, एक स्टालिन और दूसरा ट्रोत्स्की, जो लेनिन का बहुत खास था। इसी दौरान लेनिन का लाल आतंक भी अपने चरम पर था, जिसे आम भाषा में रेड टेरर भी कहा जाता है। रेड टेरर के दौरान रूस की रेड आर्मी ने हर उस इंसान को मार दिया था जिसने लेनिन और बोल्शेविक्स का विरोध करने की योजना बनाई थी। स्टालिन ने इस चीज का खुलकर समर्थन दिया। यही वजह थी कि उसे उस वक्त पीपुल्स कमिसार बना दिया गया था। यहाँ इस मिनिस्ट्री में स्टालिन को रूस की इकोनॉमी का नया स्ट्रक्चर यानी खांचा बनाने का जिम्मा मिला था। सिविल वॉर के दौरान स्टालिन को मिलिट्री कमांड भी मिली और तब भी लाखों लोगों को स्टालिन के द्वारा या उनके आदेश पर मारा गया था। जब साल 1921 में सिविल वॉर खत्म हुआ तब पूरे रूस में श्रमिकों की हड़ताल देखने को मिली थी। उस वक्त लेनिन ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की जिसका स्टालिन ने खुलकर समर्थन किया था। लेनिन ने स्टालिन को पार्टी का नया जनरल सेक्रेटरी बना दिया था और इस पद के आने के बाद वो पार्टी में लेनिन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। मई 1922 में एक स्ट्रोक की वजह से लेनिन के शरीर को लकवा मार गया था। अब मुश्किल ये थी कि लेनिन को स्टालिन पसंद तो था,
लेकिन वो उसे कभी भी रूस के प्रमुख या मेन नेता की तरह नहीं देखना चाहता था। लेनिन ने यह बात कई लोगों को बताई थी कि वो स्टालिन को इंटेलिजेंट नहीं मानता है। इसके अलावा उनको ये भी लगता था कि वो एक बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, जो एक भी आलोचक या उनके खिलाफ बोलने वाले को सहन नहीं कर सकता है। लेकिन क्या लेनिन की राय का अब कुछ फर्क पड़ता था? क्या इस बात से स्टालिन को सत्ता से दूर रखा जा सकता था? स्टालिन अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था, लेनिन भी नहीं। रूस अभी अभी एक खूनी संग्राम से बाहर आया था, लेकिन रूस के लोगों के लिए एक और बड़ा काल सामने आने वाला था, और उस काल का नाम था जोसेफ स्टालिन। झूठ का फैलना। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि स्टालिन के नाम का नशा आज नहीं तो कल लोगों के दिमाग से उतरने वाला था। ऊपर से पिछले 10-15 सालों से रूस यानी कि सोवियत संघ लगातार भुखमरी की हालत में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन और उनके बाद चला 5 साल लंबा गृह युद्ध, इन सब ने मिलकर सोवियत संघ की इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर कर दी थी। स्टालिन के सामने ये चुनौती सबसे बड़ी थी कि वो आखिर कैसे इस गिरती हुई इकोनॉमी को संभाले। ऊपर से स्टालिन की सरकार को जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड और रोमानिया से हमले का भी डर था। इसके लिए स्टालिन एक विशेष समूह को टारगेट कर रहा था। सोवियत रूस में किसानों का एक विशेष समुदाय था जिसे कुलक्स कहा जाता था। ये कुलक्स अमीर किसान थे जो बाकियों की तुलना में ज्यादा जमीन रखते थे, और इस वजह से उनके पास अनाज भी ज्यादा होता था। स्टालिन ने इन कुलक्स पर आरोप लगाया कि ये लोग ज्यादा अनाज जमा करके रखते हैं, जिससे जब बाजार में अनाज की कीमत बढ़े तो ये उसे फायदे में बेच सकें। ये बात कहकर स्टालिन ने इस पूरे अनाज को सरकार के कब्जे में लेने के आदेश दे दिए। स्टालिन का आदेश मिलते ही पूरे सोवियत संघ में इस अनाज को जमा करने के लिए सेना निकल पड़ी। कई जगह पर सेना और किसानों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली, और जिन किसानों ने इस नीति का विरोध किया उन्हें देश निकाला देकर जेल में डाल दिया गया था। हजारों किसानों की मौत ऐसे की जेलों के अंदर हो गई। ऐसा माना जाता है कि स्टालिन के द्वारा अपने ही देश पर इस तरह का आतंक फैलाने का ये सबसे पहला कदम था। जब स्टालिन ने यह देखा कि कुछ लोग ज्यादा अनाज पैदा करते हैं और कुछ लोग कम, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मास कल्टीवेशन किया जाए। इस तरह से स्टालिन ने कलेक्टिव फार्मिंग की नीति सोवियत संघ में लागू कर दी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत में आपने देखा होगा कि खेत का मालिक अपने खेत पर काम करता है, अनाज पैदा करता है और बाजार में बेच देता है। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है जो आज के दिन में तो दुनिया भर में अपनाई जाती है। लेकिन स्टालिन ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पूरे देश की जमीन को सरकार के नाम पर कर दिया, और किसान केवल उस जमीन पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर रह गए थे। अब सेना की निगरानी में किसानों को खेतों पर काम करना पड़ता था, और जो भी अनाज पैदा होता था वो सरकार खुद ले जाती थी। बाद में इसी अनाज को लोगों के बीच बांटा जाता था। स्टालिन की ये नीति बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई, क्योंकि अब कोई भी किसान अपनी पूरी मेहनत के साथ काम नहीं कर रहा था। हर किसान को यही लगता था कि भले ही वो कितनी ही मेहनत क्यों न करे, सारी फसल तो वैसे भी सरकार ही लेकर जाएगी। इस वजह से रूस में बहुत बड़े पैमाने पर अकाल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। अब आप यहां ये सोच रहे होंगे कि शायद स्टालिन ने अपनी इस पॉलिसी की गलत होने पर अपनी गलती स्वीकार की होगी और इसे वापस ले लिया होगा। लेकिन नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने अकाल की बात को पूरी तरह से नकार दिया और मीडिया पर बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगा दी। इसके साथ ही मीडिया को ये चेतावनी भी दी गई कि अगर उन्होंने अकाल के बारे में कुछ भी लिखा तो उनके मीडिया हाउस को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सजा भी दी जाएगी। सजा के डर से किसी भी मीडिया हाउस ने अकाल की इन खबरों पर बिल्कुल चर्चा नहीं की, और इस तरह से लोगों को इस बारे में पता भी नहीं चला कि उनके देश में अकाल जारी है। उन्हें पता ही नहीं था कि दूर दराज के गांव में लोग भूख से मर रहे हैं।
इस तरह सोवियत संघ में पड़े इस अकाल के दौरान लाखों लोगों ने गुमनामी में अपनी जान गंवा दी। किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला और न ही किसी ने इन मौतों की जिम्मेदारी ली। इस तरह से देखा जाए तो अपने नेता के एक्सपेरिमेंट के चलते इन लाखों लोगों को अपनी जान बिना कसूर के गंवानी पड़ी थी। कलेक्टिव फार्मिंग के असफल होने के बाद स्टालिन को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वो केवल खेती के दम पर सोवियत संघ की इकोनॉमी को आगे नहीं पहुंचा सकते हैं। और यहां से शुरू होता है सोवियत संघ का हैवी इंडस्ट्री की ओर का सफर। साल 1930 के आसपास यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के अंदर बहुत ही बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। नई नई फैक्ट्रीज, खदानें खोली गईं और भारी भरकम इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी। इसी दौरान मॉस्को मेट्रो का भी निर्माण किया गया था। लेकिन एक सच ये भी था कि मॉस्को मेट्रो के प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर लोग जबरदस्ती काम पर लगाए गए थे और उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। स्टालिन ने इसको ये कहते हुए डिफेंड किया या अपनी सफाई दी कि कार्ल मार्क्स ने यह कहा है कि जब सोशलिज्म अपने नए नए स्टेज पर होगा उस वक्त लोगों को कम पैसे देने में कोई गलत बात नहीं है। एक बार जब फिलहाल सोशलिज्म अच्छे से स्टेब्लिश यानी स्थापित हो जाए उसके बाद वो लोगों को अच्छी आमदनी दे सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी बात करने की अनुमति नहीं थी। वो स्टालिन और उनकी नीतियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। स्टालिन ने कम्युनिज्म को सबसे बेहतर बताया था क्योंकि साल 1930 के आसपास अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिला था, जिसके चलते पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी थी। केवल यूएसएसआर ऐसा देश था जहां पर इस क्रैश का कोई खास असर नहीं पड़ा। स्टालिन ने इसे अपनी अचीवमेंट यानी उपलब्धि में शामिल किया और इससे उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि कैसे कम्युनिज्म में इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वास्तविक सच्चाई इससे कोसों दूर थी। हजारों लाखों लोग अभी भी रूस में 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काफी लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया जा रहा था और उन्हें अपनी मर्जी का काम करने की भी अनुमति नहीं थी। इसके साथ साथ उन्हें सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की इजाजत नहीं थी। लोगों पर विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वहीं लिटरेचर, आर्ट्स, इन सब पर बहुत बड़े स्तर पर निगरानी रखी जाती थी। यहां तक कि साइंटिस्ट पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे और केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था जो स्टालिन से सहमत होते थे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके करीबी एक साइंटिस्ट का लिया जाता है जिन्होंने मेडल के जेनेटिक्स के नियम को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उन साइंटिस्ट ने स्टालिन से कहा कि अगर गेहूं के बीजों को ठंड में रखते हैं तो उन ठंडे बीजों से पैदा होने वाली फसल ज्यादा ठंड को झेल पाएगी। ये बात आज आपको सुनने में बहुत बेतुकी लगती होगी, लेकिन आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन स्टालिन ने इस बात पर यकीन किया था। उन्होंने इस वैज्ञानिक को रूस के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक का दर्जा दिया था। लेकिन ये पॉलिसी भी आखिरकार असफल ही रही और इसके दौरान भी बहुत बड़ी मात्रा में फसलों की बर्बादी हुई थी। एक तानाशाह का क्रूर चेहरा। स्टालिन एक ऐसा इंसान था जो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई उससे उसकी सत्ता न छीन ले और इसलिए जब वो पूरी तरह सत्ता पर काबिज था तब भी उन्होंने सत्ता को पकड़े हुए रखने के लिए प्रयास बंद करने नहीं किए। वो एक भी ऐसी संभावना को नहीं छोड़ना चाहते थे जो उससे उनकी गद्दी छीन सकती हो। इसी वजह से उन्होंने रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। स्टालिन ने पूरे रूस में रूसी भाषा कंपलसरी कर दी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि रूस में अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं में बोलने वाले लोग रहते थे। स्टालिन ने उनके बाद होमोसेक्सुअलिटी पर रोक लगाते हुए इसे अपराध घोषित कर दिया। अबॉर्शन और तलाक पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साथ ही औरतों के अधिकारों को भी बहुत बड़े स्तर पर अनदेखा किया गया। लेकिन स्टालिन का आतंक यहीं पर खत्म नहीं हुआ और उन्होंने मेंशेविक ग्रुप के लोगों को ट्रायल पर डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अलग अलग ट्रायल जारी किए गए जिसमें कई सारे लोगों को कड़ी सजाएं दी गईं।
उस वक्त मौजूद जानकारों का कहना था कि स्टालिन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे एक कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए था। स्टालिन को पता था कि सोवियत संघ में मौजूद अलग अलग सोच के चलते कल को कोई नया नेता सामने आ सकता है। इसलिए उनके लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो हर किसी का नेता बने। उस समाज का कोई भी समुदाय या कम्युनिटी ऐसी ना हो जो उसको अपने से अलग रखे। पूरे सोवियत संघ में केवल और केवल कम्युनिज्म की बातें होती थीं। लिटरेचर और आर्ट, इन सब के जरिए केवल और केवल कम्युनिज्म की बातें ही होती थी। उस वक्त जो कम्युनिस्ट राइटर ज्यादा स्टालिन के पक्ष में लिखता, उसे उनकी तारीफ से तारीफ भी मिलती, और साथ ही साथ धर्म के ऊपर भी स्टालिन का हमला तेजी से बढ़ गया था। ईसाई, मुस्लिम और बौद्धिस्ट प्रचारकों पर कई सारे केस दर्ज किए गए। ज्यादातर धार्मिक बिल्डिंगों या इमारतों को तोड़ दिया गया था। इसमें मॉस्को का सबसे फेमस चर्च भी शामिल था, और यहाँ पर कम्युनिस्टों के रहने के लिए एक महल बनाया गया। स्टालिन की इस कोशिश के चलते साल 1937 तक करीब 40 से भी अधिक प्रतिशत सोवियत संघ के लोगों ने किसी भी धर्म को अपनाना बंद कर दिया था। लेकिन तब भी देश की 57% जनता अभी भी अपने आप को किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ मानती थी। स्टालिन ने जो एक और काम किया वो ये था कि उन्होंने पूरे विश्व में कम्युनिज्म की छवि को सुधारने का काफी प्रयास किया। वो कई सारे बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर से और सोशलिस्ट थिंकरों से भी मिला। ऐसा वो इसलिए कर रहा था जिससे दुनिया भर में कम्युनिज्म का प्रचार हो और बाकी देशों में भी कम्युनिस्ट सरकार आए। सोवियत संघ के लोगों के लिए स्टालिन के शासन के सबसे खतरनाक साल जो रहे वो साल 1933 और 1934 थे। इन सालों को द ग्रेट टेरर भी कहा जाता है। इस दौरान स्टालिन ने हजारों लाखों लोगों को अपने खिलाफ बोलने के लिए मरवा दिया था। इसमें उनकी खुद की पार्टी के लोग भी शामिल थे। उन्होंने इन सब पर आरोप लगाया कि ये सब लोग सोवियत संघ के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और ऐसे में ये ग्रेट ग्रेट टेरर आने वाले कई सालों तक चलता रहा। लेकिन ये टेरर यानी आतंक केवल सोवियत संघ के लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि एक बड़ा आतंक खुद स्टालिन का भी इंतजार कर रहा था। यानी उस आतंक का नाम था अडोल्फ हिटलर। एक तरफ जहां स्टालिन लगातार अपने विरोधियों को खत्म किए जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसका एक बड़ा विद्रोही हिटलर के नाम से जर्मनी में खड़ा हो रहा था। हिटलर भी स्टालिन की तरह एक तानाशाह था, जिसका पहला निशाना कम्युनिस्ट और यहूदी ही थे। इस वजह से सोवियत संघ से उनकी नफरत स्वाभाविक थी। लेकिन अब भी सोवियत संघ और नाजी जर्मनी के बीच एक देश था जो इनके बीच में रुका हुआ था, और वो देश था पोलैंड। पोलैंड में यहूदियों की काफी बड़ी आबादी रहती थी, और उसी पोलैंड में कई सारे नाजी जर्मनी समर्थक भी रहते थे। हिटलर ने स्टालिन के साथ एक समझौता करते हुए ये फैसला लिया कि ये पोलैंड का आधा आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें पोलैंड का रूस की तरफ वाला हिस्सा सोवियत संघ के अधिकार में रहेगा, और वही दूसरा हिस्सा नाजी जर्मनी के काबू में रहेगा। इसी के साथ हिटलर और स्टालिन ने एक दूसरे के साथ ये भी समझौता किया कि वो एक दूसरे के देश पर हमला नहीं करेंगे। स्टालिन उस वक्त युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर अंत में सोवियत संघ में कुछ ठहराव आया था, और इसको स्टालिन अब देश को युद्ध में झोंक कर गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए वो आश्वस्त था कि हिटलर भी उन समझौतों का पालन करेगा और सोवियत संघ पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिटलर की योजना कुछ अलग ही थी। उन्होंने एक ओर से फ्रांस पर हमला कर दिया था, और फ्रांस के साथ साथ उन्होंने ब्रिटेन पर भी हमला कर दिया। फ्रांस पर कब्जा करने के बाद हिटलर पूरे यूरोप में फैल चुका था। चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देश उसके सामने एक दिन के लिए भी नहीं टिक पाए थे। यूरोप में केवल अब हिटलर का ही राज था। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो सोवियत संघ के बॉर्डर पर जमा होने लग जाए। देखते ही देखते कब्जा किए गए पोलैंड, जो कि सोवियत संघ से सटा हुआ था, उसकी सीमा पर नाजी जर्मनी के सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां जमा होने लगी। स्टालिन को उस वक्त कई खुफिया जानकारियों से यह खबर मिली थी कि हिटलर उस पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसको इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि जर्मनी कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा।
उन्होंने अपने आप को शायद ऐसा इसलिए बता रखा था क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा डर था कि सोवियत संघ उस वक्त बिल्कुल भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में हिटलर का हमला करने की खबर स्टेलिन को सदमा देने वाली थी और इसलिए वो इस खबर को हमेशा नकारता ही रहा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसका ये डर भी आखिरकार सच हो गया। जून 1941 में हिटलर का ऑपरेशन बार बारोसा जारी हो गया और लाखों की संख्या में जर्मन सैनिक तेजी से रूस के अंदर घुसने लगे। हजारों लाखों सोवियत सैनिकों को कब्जे में ले लिया गया था। फिर इतने ही सैनिकों और आम लोगों को भी हिटलर की नाजी सेना ने मार भी दिया था। स्टेलिन अब हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो हिटलर को रोक सके, लेकिन हिटलर को रोकना इतना आसान नहीं था। जर्मन सेना के पास आधुनिक हथियार और एयरफोर्स थे जो सोवियत संघ के शहरों को बमबारी से तहस नहस कर रहे थे। इन सब के बीच आखिरकार स्टेलिन को भी एक अच्छी खबर मिली। स्टेलिन ग्रेड शहर पर चढ़ाई और हमला करने के लिए हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। उस वक्त तक नवंबर का महीना आ चुका था और तब रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। हिटलर के सैनिक इस ठंड की उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं थे और इस वजह से वो स्टेलिन ग्रेड के शहर में खुद ही फंस गए थे। सोवियत संघ की सेना ने चारों ओर से शहर को घेर लिया और खाने पीने की सप्लाई भी शहर से पूरी तरह से काट दी गई। अब हिटलर के सैनिकों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और न खाने के लिए कोई राशन। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कुछ सैनिकों ने स्टेलिन ग्रेड में रहने वाले आम लोगों को भी मार कर खाया था। उस शहर में रहने वाली लाखों की संख्या की आबादी स्टेलिन के इस कदम का भुगतान कर रही थी। यह हिटलर के लिए पहला बड़ा झटका था। स्टेलिन को अब कॉन्फिडेंस मिल चुका था, साथ ही साथ सोवियत संघ की सेना भी अब ये मान चुकी थी कि वो नाजी सैनिकों को हरा सकती है। सोवियत संघ की सेना अब हर तरफ से हिटलर के सैनिकों को पीछे धकेलने लगी और एक बार सिलसिला जब शुरू हुआ, उसके बाद नाजी सेना को हर मोड़ पर हार मिलने लगी। अंत में 1945 तक नाजी सेना जर्मनी पहुंच चुकी थी और उस वक्त स्टेलिन विश्व का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा। अप्रैल 1945 में जब स्टेलिन की रेड आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा किया तो हिटलर ने सुसाइड कर ली थी। स्टेलिन के सैनिकों ने जर्मनी में हजारों औरतों के बलात्कार किए और जब स्टेलिन को ये बात पता लगी तो उन्होंने इन लोगों को सजा देने से साफ मना कर दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि इतने भयानक युद्ध के बाद अगर कोई सैनिक एक औरत के साथ कुछ मस्ती मजाक करता है तो इसमें क्या परेशानी है, कम से कम वो उसे जिंदा तो छोड़ रहा है। इस युद्ध के बाद स्टेलिन एक नया हीरो था और सोवियत संघ एक नई ताकत। पूरा यूरोप अब कमजोर पड़ चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप को नए सिरे से बनाने के लिए लगे हुए थे। वहीं युद्ध में समझौते के अनुसार जर्मनी के एक हिस्से पर सोवियत संघ का कब्जा था और दूसरे हिस्से पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था। ये चारों देश अपनी अपनी नीतियों के आधार पर जर्मनी के इन हिस्सों पर शासन कर रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था। अब स्टेलिन के सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को अमेरिका के सामने खड़ा करे, क्योंकि भले ही युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ एक ही तरफ से लड़े हों, लेकिन तब भी उन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उधर दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जिस देश ने भुगतान किया था वो सोवियत संघ ही था। लाखों की संख्या में सैनिक और आम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। इससे स्टेलिन के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई थी कि वो अपने देश का नए सिरे से रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण करे और बाहरी ताकतों से उसे बचाकर भी रखे। स्टेलिन का अंत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि यूरोप पूरी तरह से आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका था और अब दुनिया में दो ही वैश्विक ताकतें बची थीं, वो थी अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच की टेंशन भी लगातार बढ़ रही थी, जिसका नतीजा कोल्ड वॉर निकला। इस कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही देश अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बाकी देशों में फैलाना चाहते थे। फिर चाहे वो वियतनाम हो या अफगानिस्तान, दोनों ही देश हर जगह पर अपनी अपनी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की सरकारों को फैलाना चाहते थे। खास बात यह थी कि ये दोनों ही देश अब न्यूक्लियर देश थे। स्टेलिन की लीडरशिप में लगातार सोवियत संघ की सेना ताकतवर हो रही थी। वहीं चीन में भी उस वक्त
कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी थी और इसी के साथ पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर था। अमेरिका के लिए स्टालिन की इस पहुंच को रोकना बहुत जरूरी हो चुका था। इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ छुपकर प्लानिंग भी करने लगे। लेकिन इसी दौरान स्टालिन की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसे दिल से जुड़ी हुई कई सारी दिक्कतें होने लगी थीं। धीरे धीरे वो बहुत कम बार लोगों के सामने दिखाई देने लगा था। अब जब भी वो दिखाई देता तो वो कुछ ही मिनटों के लिए भाषण देता और फिर चला जाता। स्टालिन के डॉक्टरों ने पहले ही उसे बता दिया था कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन उसके नाम का खौफ अब भी पूरे सोवियत संघ में था। उसके एक इशारे पर अब भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी कांपने लगते थे। साथ ही साथ स्टालिन को किसी भी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं था। इस वजह से बाकी नेता इस बात से भी डरते थे कि कहीं वो उस पर भी शक न करने लग जाए। धीरे धीरे स्टालिन की तबीयत और बिगड़ती गई और अंत में 1 मार्च 1953 को उसको उनके ही बेडरूम के फर्श पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ पाया गया। उसे सेरेब्रल हेमरेज हुआ था, यानी कि दिमाग के अंदर का खून का बहाना। तुरंत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया और उनकी बेटी श्वेतलाना को भी अगले ही दिन स्टालिन के पास बुला लिया गया था। उस वक्त डॉक्टरों ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी थी कि उसके पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं और अंत में 5 मार्च साल 1953 को स्टालिन की मौत हो गई। कहा जाता है कि उस रात स्टालिन ने अपने कमरे में जाने से पहले अपने बॉडीगार्ड से बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे नींद से ना उठाया जाए। लेकिन अगले 24 घंटे तक जब अंदर से वो बाहर नहीं आए तो बॉडीगार्ड टेंशन में आ गए और बाद में उन्होंने उनके करीबी नेताओं को वहां बुलाया। उन सब ने जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि वो बेहोशी की हालत में फर्श पर गिरे थे। दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह का ये हाल देखकर हर कोई हैरान था। कोई इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि स्टालिन की ऐसी हालत हो गई है। यहां तक कि शुरुआत में तो साथ के राजनेताओं को ऐसा लगा कि शायद वो खुद जानबूझकर बीमार पड़ने की एक्टिंग कर रहा है, जिससे वो अपने आसपास के दुश्मनों के बारे में पता लगा सके। लेकिन जब डॉक्टर ने स्टालिन की तबीयत को देखा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब ज्यादा समय के मेहमान नहीं हैं। 6 मार्च 1953 को स्टालिन की मौत की जानकारी पब्लिक को दी गई। हजारों लाखों लोगों की भीड़ उसके अंतिम संस्कार में आई। इस भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 100 लोगों की जानें इस भीड़ में दम घुटने से हो गई थी। विश्व भर के अलग अलग सरकारी अखबार और मीडिया अलग अलग तरीके से इस खबर पर अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। चीन में आधिकारिक तौर पर स्टालिन की मौत पर शोक मनाया गया था। हालांकि कुछ पूंजीवादी देश ऐसे भी थे जिनके लिए ये खबर एक सेलिब्रेशन या अच्छी खबर थी। वैसे तो उसने अपना वारिस किसी को भी नहीं बनाया था, लेकिन उसके मरने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में तुरंत बड़े स्तर पर बदलाव किए गए और कलेक्टिव लीडरशिप फिर से सामने लाई गई। ऐसा इसलिए किया गया जिससे फिर से कोई तानाशाह न बन जाए। इस कलेक्टिव लीडरशिप में पार्टी के 8 सीनियर सदस्य होते थे और वही देश की सरकार को चलाते थे। स्टालिन के बाद रूस में जो अगले राष्ट्रपति बने वो थे निकिता क्रुश्चेव। लेकिन अब राष्ट्रपति की ताकत पर काबू पाने के लिए एक कमेटी के मेंबर्स मौजूद थे और इसी के साथ स्टालिन जैसे खौफनाक तानाशाह का अंत हो गया। उनके जाने के बाद निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब भी उसमें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। स्टालिन के इतिहास को रूस में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी उनके काले कारनामों के बारे में बात नहीं करता है। साथ ही रूस में आज भी स्टालिन के कई सारे स्टेचूज और मेमोरियल हैं। ये दिखाता है कि सरकार और लोगों के मन में आज भी स्टालिन के प्रति कितना सम्मान भरा हुआ है। काफी सारे जानकार इसका कारण ये बताते हैं कि स्टालिन ने अपना खुद का हाथ कभी भी गंदा नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे रखकर अपने इरादों को पूरा किया और इस वजह से उनके खुद पर किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगता। शुरुआत की बात की जाए तो स्टालिन ने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्टालिन पर ही आती है, लेकिन तानाशाह बनने के बाद उन्होंने अपने इस इतिहास को बहुत गहराई में दबा दिया, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की जीत ने उनके लिए उनकी तानाशाही के दाग को काफी कम कर दिया था। हालांकि वो तानाशाह तो पहले ही बन चुका था
लेकिन अब उनके लिए तानाशाह बने रहने का काम और भी आसान हो गया था। स्टेलिन का नाम दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जितने लोग बड़े बड़े युद्धों में नहीं मारे गए थे, उतना उसने अकेले ही मार दिए थे। उनके बाद जितने भी तानाशाह इस दुनिया में आए, वो सब किसी न किसी तरीके से उससे अभी भी कुछ सीख रहे हैं। अब चाहे वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हों या फिर चीन के शी जिनपिंग। रूस के व्लादिमीर पुतिन भी आज स्टालिन के बताए गए रास्ते पर ही चलते हैं। हालांकि आज ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े स्तर पर होने के कारण इतने बड़े स्तर पर क्रूरता करना काफी मुश्किल हो चुका है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आज भी कई सारे देश स्टालिन के अनुसार ही रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टालिन ने जब एक बार सत्ता हासिल की तो उन्होंने अपने मरने तक उस सत्ता को हाथ से जाने नहीं दिया। एक राजनेता के लिए सत्ता से जरूरी कुछ भी नहीं होता, और शायद यही वजह है कि स्टालिन से राजनेता अधिक प्यार करते हैं, जनता काफी कम। कॉन्क्लूजन। एक तानाशाह जब बन रहा होता है तो उसका अंदाजा बहुत कम लोग लगा पाते हैं। हर पीढ़ी ये सोचती है कि शायद अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि कोई तानाशाह बने, लेकिन हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे पहले भी जो तानाशाह आए थे, उनके देश के लोग भी उनके बारे में यही सोचा करते थे कि ये कभी तानाशाह नहीं बनेंगे। इतिहास में स्टालिन का नाम सबसे बदनाम और क्रूर तानाशाहों में से एक की तरह लिया जाता है। अगर दूसरा विश्व युद्ध ना होता और हिटलर यहूदियों पर अत्याचार ना करता, तो शायद आज उसके काले कारनामों के बारे में भी खुलकर चर्चा होती। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के द्वारा यहूदियों पर इतने भयानक अत्याचार किए गए कि स्टालिन की सारी आतंकी घटनाएं पर्दे के पीछे छुपा दी गईं। इन चीजों के सामने ना आने की वजह एक ये भी है कि खुद रूस के लोग ही उनके इस रूप के बारे में पूरी तरह से इनकार करते हैं। रूस के लोगों का मानना है कि यह सब स्टालिन के खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा था, जिससे सोवियत संघ और स्टालिन को बदनाम किया जा सके। लेकिन आज हकीकत पूरी तरीके से हमारे सामने है। जो लोग मरे थे वो असली थे। भले ही उनकी मौत के आंकड़ों को अखबारों में न छापा गया हो, लेकिन तब भी वो मौतें सच में हुई थीं। किसी के घर का आंगन सच में सूना हुआ था। एक शासक के लिए ये सब बस अपनी सत्ता को बचाने की जंग में होने वाला कोलेटरल डैमेज या नुकसान है। आपने इस शब्द को पहले भी जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि किसी मिशन या लक्ष्य को पूरा करने के दौरान एक तरफ के लोगों को होने वाला जान माल का नुकसान, इसे ही कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। एक शासक जो तानाशाह बनने की इच्छा रखता हो, उसके लिए लोग बस कोलेटरल डैमेज का साधन होते हैं। ये टॉपिक बहुत दिलचस्प रहा है, या फिर कोई इंसान तानाशाह क्यों बनना चाहता है। अब एक तानाशाह की जिंदगी को हमेशा चारों ओर से खतरा रहता है, तो ऐसे में भला कोई क्यों इस जगह पहुंचना चाहेगा? तो इसका बस एकमात्र जवाब जो है वो है ताकत का लालच। अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो लोगों को पैसे का लालच होता है, और पैसे की मदद से वो अपने शौक पूरा करना चाहते हैं और एक आलीशान जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन पैसे का शौक आम लोगों तक सीमित होता है। वहीं एक तानाशाह पैसे से ज्यादा लगाव नहीं रखता। उसका लगाव ताकत से होता है। उसे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि उसके नीचे कितने लोग डरते हैं और उसे न सुनने की आदत नहीं होती है। शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन, इन जैसे तानाशाह तो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। एक ओर जहां पुतिन थोड़े सॉफ्ट तानाशाह हैं, तो वहीं किम जोंग उन जैसे तानाशाह आज भी लोगों के लिए काल बनकर उनके सिर पर मंडरा रहे हैं। आज जब आप इस किताब को सुन रहे हैं, उस वक्त नॉर्थ कोरिया के लाखों लोग इस तानाशाही को महसूस कर रहे हैं। जो बातें इस किताब में आपने सुनी, वो हर दिन उन चीजों से गुजरते हैं। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर कल को वहां का तानाशाह दुनिया छोड़कर चला गया, तो कुछ सालों में कुछ लोग उसे भी एक जननायक की उपाधि दे देंगे, जिस तरह से स्टालिन को आज रूस का हीरो बताया जाता है। स्टालिन के अंदर प्रेम और दया का भाव केवल बचपन के समय ही देखने को मिला था। उसके बाद में जितने भी जानकार रहे हैं, उन सब ने स्टालिन के अंदर प्रेम भाव के होने की संभावना को बिल्कुल नकार दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी उम्र तानाशाही के उस मुकाम तक पहुंचने में लगा दी, जिसने लाखों लोगों को केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी।
वो इंसान अंत में अपने ही मूत्र में भीगा हुआ, अपने ही टॉयलेट में सना हुआ, अपने महल की जमीन पर मरने की हालत में था। उसके चेहरे पर एक लाचारी थी, लेकिन अब उस लाचारी का कोई भी अर्थ नहीं बनता था। इस एक लाचारी के आगे उन लाखों लोगों की लाचारी कभी छोटी नहीं पड़नी चाहिए, जो उसके बुरे बर्ताव से अपनी जान